दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दीपावली मनाने के लिए कारगिल में जवानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरान कहा है कि मैं कारगिल युद्ध को करीब से देखा हूं। आज वीरों को विजय का जय घोष है, देश सेवा में मन और तन समर्पित है, शौर्य की गाथा ही हमारी परंपरा है। उन्होंने कहा है कि जवानों के बीच दिवाली मनाना मेरा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम युद्ध के विरोधी हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठा करके देखेगा तो फिर हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। जब भारत की ताकत बढ़ेगी तो फिर शांति की उम्मीद बढ़ती है। दोस्तों बात करेंगे कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज मंगलवार को लग रहा है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखेगा, जब पटना में सूर्य ग्रहण की अवधि करीब आधा घंटा होगी। आज बिहार में 4:42 से सूर्य ग्रहण लगेगा, जहां उसके 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। जहां शाम 5:11 पर सूर्य ग्रहण का मध्य होगा, शाम 5:13 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। जहाँ वैसे तो ग्रहण इसके बाद तक चलेगा, लेकिन ग्रहण की अवधि में ही पटना में सूर्यास्त हो जाएगा। पटना में सूर्य ग्रहण का मध्य सूर्यास्त से ठीक पहले होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगले महीने ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 8 नवंबर को लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण पटना में सूर्यास्त से पहले ही शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण करीब 2.5 घंटे पहले होगा। अगले साल यानी कि 2023 में पटना में कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। 2023 के मई और फिर अक्टूबर महीने में 2 आंशिक और छाया चंद्र ग्रहण लगेगा। सबसे दिलचस्प बात 2024 में होगी। इस साल यानी कि 2024 में पटना में कोई भी सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसके बाद सीधे 2025 के सितंबर महीने में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में इस समय दीपावली की धूम है। हर कोई अपने घर को सजा संवार रहा है, साथ ही दीपक से डेकोरेशन कर रहा है। इस कड़ी में बिहार के एक जिले में दिव्य तरीके से दीपावली मनाई गई। जब बिहार के मुंगेर जिला के अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड की बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में कल दीपावली के मौके पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 6 लाख दीप जलाए गए। भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ कल किया गया। इसी क्रम में गंगा में मौजूद 150 नाव पर दीप जलाया गया। मंदिर प्रांगण से लेकर के एनएच की सड़कों तक जाने वाली हर गलियों में लगभग 6 एकड़ की भूमि पर 10,000 लीटर तिल के तेल से 6 लाख दीप जला करके दीपोत्सव मनाया गया है। दीपक जलाने के लिए मुंगेर के कई प्रखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चों की मौजूदगी थी। जब दीपोत्सव को लेकर के क्षेत्र के लोगों में खासा उत्सव देखने को मिला, जो निस्वार्थ दीपोत्सव की सफलता के लिए अपना सहयोग दे रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली को लेकर के बाजार में रौनक तो बनी हुई है, जहाँ पर इस बार भी लोगों का आकर्षक अब तक बिजली के रंग बिरंगे बल्ब और फिर झालर आदि पर ही है। जहाँ इस कारण से मिट्टी के दिए और फिर अन्य रंग बिरंगी मूर्तियां बेचने वालों में उदासी छाई हुई है। जबकि पूर्णिया और किशनगंज के बाजार में बंगाल के रायगंज से लाए गए मिट्टी से बने दीपक के साथ साथ हाथी, घोड़ा, लाफिंग बुद्धा, मोर, लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति मात्र 10 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक में उपलब्ध है। जहाँ इन्हें बेचने वाले बाजार की चहल पहल में को देख करके खुश तो है, लेकिन आखिरी दिन तक जमकर की बिक्री नहीं होने के कारण अब इन्हें पूंजी के डूबने के साथ साथ अपनी मेहनत का मुआवजा भी नहीं मिलने के आसार दिखाई देने लगे हैं। खास करके हर साल पूर्णिया और किशनगंज के बाजार में बंगाल से मिट्टी के दिए और मूर्तियां ला करके बेचने वालों की दीपावली फीकी हो गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र को बीजेपी अपने पास बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा प्रयास है कि इसे भगवा खेमे से छीन लिया जाए। गौरतलब है कि इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। वहीं बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिवंगत प्रधान सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मोहन गुप्ता उन्हें खास
टक्कर दे रहे हैं। उन्हें प्रदेश में सत्ताधारी महागठबंधन के 7 दलों का समर्थन प्राप्त है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा ने इंदिरा यादव को गोपालगंज विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। इंदिरा यादव राबड़ी देवी के भाई और गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी है। वह इस विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर के इन दिनों बिहार में सियासी सरगर्मी बनी हुई है। बीजेपी एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच वार पलटवार चालू है। वहीं बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार को बिहार बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिवंगत एमएलए सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतार करके मतदाताओं की सहानुभूति को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि मगर बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र लालू प्रसाद के गृह जिले के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी भारी अंतर से जीत हासिल करेगी। बीजेपी का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बगहा के बाद गोपालगंज में बाघ यानी कि टाइगर की चहलकदमी दिखी है। जहां ग्रामीणों ने बाघ को देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी है। गंडक नदी के किनारे बैखनपुर थाने के फैजुल्लाहपुर गांव में बाघ चहलकदमी करते देखा गया। जहां ग्रामीणों की इस सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन जाल बिछा करके गांव में पहुंची है, लेकिन रात होने की वजह से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नहीं चलाया गया। गांव के ग्रामीणों ने बताया है कि रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी देखी है। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के रेंजर के साथ स्थानीय बीडीओ अशोक कुमार, थाना अध्यक्ष धनंजय राय समेत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पहुंच गए। ग्रामीणों की सूचना पर अधिकारियों की टीम ने चारों तरफ जाल का घेरा बना करके टॉर्च की रोशनी में बाघ के पंजों की जांच शुरू कर दी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी बाघ देखने की पुष्टि कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासत की गलियारों से इस वक्त एक बेहद ही दुखद खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल सोमवार सुबह सीपीआई एमएलसी केदारनाथ पांडे का निधन हो गया। उन्होंने सुबह 4 बजे दिल्ली के मेंदता अस्पताल में अंतिम सांस ली। ब्रेन हेमरेज के बाद वे अस्पताल में एडमिट हुए थे। आपको बता दूं कि केदारनाथ पांडे के पास बिहार में सबसे अधिक समय तक एमएलसी बने रहने का रिकॉर्ड है। आपको बता दूं कि केदारनाथ पांडे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 4थी बार एमएलसी चुने गए थे। जीत के साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। केदारनाथ पांडे अब तक सबसे लंबे समय तक एमएलसी रहने का रिकॉर्ड बना लिए। इसके पहले 3 टर्म तक एमएलसी रहने का रिकॉर्ड जयमंगल सिंह का रहा है, जिसे केदारनाथ पांडे ने तोड़ दिया है। जहाँ वह साल 2002, 2008, 2014 और 2020 में बिहार विधान परिषद से सदस्य चुने गए। केदारनाथ पांडे ने 1965 से 1981 तक शिक्षक के पद पर अपनी सेवा दी। उसके बाद 1981 से 1995 तक प्रधानाचार्य और फिर 1995 से 1996 तक प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे अब बड़े बड़े अधिकारियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। इस बार तो बदमाशों ने जो कारनामा किया है उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। रविवार को साइबर अपराधियों ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के अकाउंट से पैसे उड़ा डाले। जहां आमिर सुबहानी ने तुरंत ईओयू को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जालसाजों की टीम को धर दबोचा। पटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आमिर सुबहानी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। उनके खाते से कुल 90,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। लेकिन गनीमत रही है कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और फिर ईओयू को इसकी जानकारी दी। हालांकि जालसाज पैसे की निकासी नहीं कर सका था। 90,000 रुपये बैंक खाते में ब्लॉक कर दिया गया था। जब फिलहाल वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओयू की टीम ने तुरंत कार्रवाई किया और साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। फ्रॉड के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस मामले के बाद अन्य अधिकारियों के बीच भी हरकत मच गया है कि आखिर कोई बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से धोखाधड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सब सोच में पड़ गए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि लघु उद्योग के खुलने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही मॉल और स्टोर खुलने से बिहार में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ऐसे उद्योग धंधे प्रदेश में प्रखंड स्तर तक खुलने से रोजगार की संभावना बढ़ेगी और सरकार ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार सार्वजनिक और फिर निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लगातार काम कर रही है। सभी विभाग में इसके लिए काम चल रहा है। छोटे उद्योग धंधे से प्रदेश की यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हमारा विभाग इस दिशा में काम करने को तैयार है। बिहार में उद्योग की अभूतपूर्व संभावना है। हम आने वाले दिनों में उन संभावनाओं को आगे बढ़ने के साथ युवाओं को बेहतर रोजगार देने का काम करेंगे।
दोस्तों बात करेंगे कि पर्व त्योहार हो या फिर कोई भी शुभ कार्य, मिठाई की मिठास खुशियों को और बढ़ा देती है। धनतेरस से शुरू होकर के भाई दूज तक बाजार में मिठाइयों की मांग बरकरार रहती है। मतलब 5 दिनों तक चलने वाले इन त्योहारों की श्रृंखला मिठाई के बिना अधूरी मानी जाती है। इस मौके पर बाजारों में मिठाइयों की दुकान पर अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ बनाई जाती है, जिसे खरीदने के लिए खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में मिठाइयों का बाजार धीमा पड़ गया था, लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद बाजारों में दोबारा रौनक लौटने लगी है। यह मिठाई दुकानदार तरह तरह के मिठाई बनाकर के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने से नहीं चूक रहे हैं। मिठाइयों की जम करके खरीदारी हो रही है। दीपावली के मौके पर शहर में मिठाइयों की जम करके खरीदारी हो रही है। मिठाई दुकानदार कहते हैं कि लोग जम करके मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। मिठाई दुकानदार ने बताया है कि लोगों का झुकाव अन्य मिठाइयों की तुलना में ट्रेडिशनल मिठाइयों पर ज्यादा है। दीपावली में विशेष रूप से लड्डू की डिमांड ज्यादा रहती है। बाजार में केवल मिठाइयाँ ही नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट को लेकर भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह पकड़ है। लोग ड्राई फ्रूट को खुले में तो ले रहे हैं, ये साथ ही साथ आकर्षक पैकेज वाले ड्राई फ्रूट को भी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से केडीबी लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहाँ केडीबी लाइव ने शेखपुरा के 11 मजदूर को कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था और बताया था आपको, जिसके बाद शेखपुरा जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय जम्मू कश्मीर जिला प्रशासन से शेखपुरा जिला के 11 मजदूर को बंधक बनाए जाने की सूचना दी। जिसके बाद स्थानीय जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शेखपुरा जिला प्रशासन पुलिस की टीम ने सभी बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त करा लिया है, छुड़ा लिया है। रविवार को सभी 11 मजदूर जम्मू कश्मीर से शेखपुरा पहुंच गए हैं। यह शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी 11 मजदूर के आने के बाद उनका स्वागत किया है। वहीं इस बड़े मामले पर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि झारखंड के पलामू जिले के एक दलाल द्वारा पूर्व में भी सभी मजदूरों को ले जाया गया था, यानी कि पहले भी ले जाया गया था, इस बार भी ले जाया गया, लेकिन इस बार दिल्ली के नाम पर पहले पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उसके बाद के रास्ते सभी को जम्मू कश्मीर ले जाया गया। जहाँ सभी को अलग अलग कंपनी में भेज दिया गया। जब मजदूर द्वारा अपने घर जाने की बात कही गई तो फिर उस सबके साथ मारपीट करके बंधक बना लिया गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने के बाद स्थानीय जम्मू कश्मीर जिला प्रशासन के सहयोग से सभी को मुक्त करा लिया है। उन्हें घर भेजे जाने की कार्रवाई चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में प्रवचन देने के दौरान ही मारुति मानस मंदिर के मुख्य सचिव की मौत हो गई। मारुति मानस मंदिर परिसर में चल रहे हनुमान जयंती समारोह के दौरान मंदिर के मुख्य सचिव और रिटायर्ड प्रोफेसर रणंजय सिंह को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मंच पर ही मौत हो गई। शाम 7 बजे रणंजय सिंह मंच से श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे, जब तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वे मंच पर ही गिर पड़े। इस घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में रणंजय सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रवचन देने के दौरान रणंजय सिंह पूरी तरीके से स्वस्थ थे और वे कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनकी सांसें रुक गई। जहां इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मंच पर ही रणंजय सिंह बेसुध हो गए। दोस्तों आपने कई स्कूलों और फिर कोचिंग सेंटर्स के बारे में सुना होगा जो बिना फीस के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बच्चों से स्कूल फीस के नाम पर पैसे नहीं, सिर्फ कचरा की मांग की जाती है। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। यह बिहार के गया जिले के बोधगया में एक ऐसा ही स्कूल है जहाँ बच्चों से स्कूल फीस नहीं ली जाती है, बल्कि उन्हें पढ़ाई तो फ्री में कराई जाती है, लेकिन उनसे कचरा जरूर वसूल लिया जाता है। इसके लिए बाज़ाब्ता उन्हें एक बैग भी दिया जाता है, जिसमें वे सूखा कचरा चुन करके स्कूल ला सके। जब बोधगया के बसाड़ी ग्राम पंचायत के सेवा बेगा में एक ऐसा ही स्कूल है जहां बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनसे सूखा कचरा मंगवाया जाता है। जब बच्चे घर और फिर सड़कों से लाए कचरे को स्कूल के गेट के पास रखे डस्टबिन में नियमित रूप से डाल देते हैं। पद्म पानी एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन से संचालित पद्म पानी स्कूल के बच्चों के द्वारा घर या फिर रास्ते से जो भी प्लास्टिक का कचरा लाया जाता है उसे स्कूल के बाहर बने डस्टबिन में डाल दिया जाता है। बाद में इस कचरे को रिसाइकिल होने के लिए भेज दिया जाता है। कचरा बेच करके जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा और किताबों पर खर्च किया जाता है। आपको बता दूं कि विद्यालय में बिजली का कनेक्शन नहीं है, बल्कि स्कूल का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाता है। संस्थान के को फाउंडर राकेश रंजन ने बताया है कि इस स्कूल की शुरुआत 2014 में की गई थी, लेकिन ये कार्य 2018 से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय बोधगया इलाके में है, यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। उन्होंने बताया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास भी देश को स्वच्छ और सुंदर देखने की है। उन्होंने कहा कि बोधगया का
इलाका स्वच्छ एवं सुंदर दिखे। साथ ही प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इससे जलवायु परिवर्तन होता है। जहाँ उन्होंने कहा है कि जब अभिभावक के बच्चे कचरा चुनते हैं तब वे भी सड़कों पर कचरा फेंकने से बचते हैं। इसके अलावा आसपास के लोग भी बच्चों के कचरा उठाने के कारण जागरूक हुए हैं, जिससे इन इलाकों में सड़कों पर कचरा कम दिखाई देता है। स्कूल की प्राचार्य मीरा कुमारी बताते हैं कि कचरे के रूप में स्कूल फीस लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों में जिम्मेदारी की भावनाओं का एहसास कराना है। आखिर यही बच्चे तो बड़े होंगे आज ही ये पर्यावरण के खतरों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर के आसपास सफाई बनाए रखना भी है। उन्होंने बताया है कि स्कूल के बच्चे गाँवों में सड़कों के किनारे पौधे भी लगाते हैं, जिनकी देखभाल करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में नियुक्ति पत्र बांटे थे, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार ने एक इतिहास रच दिया है। लेकिन बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि एनडीए की सरकार में जिस रोजगार का सृजन किया गया था उसी के तहत आज महागठबंधन की सरकार नियुक्ति पत्र बांट करके नौकरी देने का दावा कर रही है। जब बिहार की सरकार चोर दरवाजे से नियुक्ति पत्र बांट रही है, अगर हिम्मत है तो फिर नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करे, जनादेश प्राप्त करने के बाद रोजगार का सृजन करके दिखाए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब बीजेपी ने सरकार में रहते हुए रोजगार का सृजन किया था। भारत सरकार के सहयोग से कौशल विकास योजना के तहत बिहार के हर जिले में रोजगार के अवसर प्रदान किया। जब बिहार में एनडीए की सरकार में रोजगार का जो सृजन हुआ था, उसी के तहत आज सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। महागठबंधन की सरकार को आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में सरकार रोजगार सृजन का दावा कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार को भयभीत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई है कि सरकार बिहार में भ्रष्टाचार अपराध के जरिए लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। सरकार अगर अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दे तो फिर जितने लोग आज रोजगार करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं उनका भला हो जाएगा। लगातार बढ़ रहे अपराध के कारण बिहार के व्यवसायी दहशत में हैं। दोस्तों, बिहार के विभिन्न जिलों से आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो अब नालंदा जिले के हिलसा उप कारा से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया। वायरल वीडियो में जेल के अंदर के बैरक का हाल दिख रहा है। जी हाँ, वीडियो में ताश की गड्डी, मोबाइल और गांजे की पुड़िया दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कैदी ताश खेल रहे हैं और गांजा बना रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में पीछे से एक कैदी की आवाज़ भी आ रही है। जब पीछे से आ रही आवाज़ के दौरान प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में इस व्यक्ति द्वारा मोबाइल के दाम और जेल में गांजा पीने की बात बताई जा रही है। वायरल वीडियो के संदर्भ में एसडीओ ने बताया है कि वीडियो की जानकारी मिलते ही जेल में सघन छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी में किसी तरह का कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उन्होंने बताया है कि कैदियों से पूछताछ में पता चला है कि प्रशासन द्वारा यहाँ के कुछ कैदियों पर कार्रवाई करके उन्हें दूसरे जेल में भेज दिया था। इसी के विरोध में जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ये वीडियो वायरल किया गया है। वीडियो करीब 1 माह पुराना है। अभी इस मामले को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। दोस्तों, बिहार के नवादा में रविवार को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी ने प्रशांत किशोर पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पलटने के सवाल को लेकर के प्रशांत किशोर पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हम नहीं समझते हैं कि प्रशांत किशोर कोई नेता है, वे रणनीतिकार जरूर है जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बिहार में अब बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में उन्होंने कहा है कि उनके ही नेतृत्व में बिहार में विकास का गंगा बहेगा। संतोष मांझी ने कहा है कि प्रशांत किशोर जानबूझ करके विवादित बयान देते हैं ताकि वे सुर्खियों में बने रहे, जब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। संतोष मांझी ने यह भी कहा है कि हमारे नेता जितन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य हित में जो भी फैसला लेंगे हम लोग भी उनके साथ हैं। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से परेशान होकर के ही महागठबंधन में आए हैं। संतोष मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहीं नजर नहीं आ रही है, बिहार के सत्ता से चली गई है, इसीलिए बीजेपी के लोग हैरान परेशान है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 7 पार्टियों की सरकार पूरी तरीके से मजबूती के साथ चल रही है, जो कि आगे भी चल करके अच्छा प्रदर्शन करेगी। संतोष मांझी ने रोजगार के मुद्दे पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार की बात कही और फिर रोजगार देना शुरू कर दिया। मोदी ने 2 करोड़ का वादा किया था, क्या कुछ दिए? वे जनता भी देख रही है। बिहार के लिए पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी का काम किया है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में डेंगू तेजी से पांव पसारता जा रहा है। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ये बीमारी धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। पटना में डेंगू से एक और मौत हो गई है। राजधानी पटना में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को राजा बाजार में स्थित पारस हॉस्पिटल में 30 वर्षीय युवक योगेंद्र शाह की जान चली गई। यह डेंगू से युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार वालों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही और फिर डिस्चार्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि डेंगू का असर मरीज के दिमाग पर होने के कारण 4 दिनों से वेंटिलेटर पर रखा गया था। यह हालात गंभीर थी, बकाया बिल ना देना पड़े, इसीलिए लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ शीतरंग चक्रवात तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों को चेतावनी दी है। चक्रवात शीतरंग के कारण ही बिहार में तेज आंधी, तूफान और हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोन शीतरंग का केंद्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व में है। ये 23 अक्टूबर की सुबह तक पूर्व मध्य और फिर इससे सटे बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी पर बड़ा असर डाल सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि बीजेपी से नाता तोड़कर के महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार में 100 तरह की खूबियों की चर्चा करने वाले बीजेपी नेता अब नीतीश कुमार पर बिहार की राजनीतिक छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। यह नई राजनीति के तहत बदली परिस्थिति में बीजेपी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर बड़ा दाव लगाया है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। और ये दोनों नेता बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे को कामयाब रखने के लिए बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के सीएम रहने तक अपनी पगड़ी नहीं उतारने का संकल्प लेकर के एक नई राजनीति की शुरुआत की है और इसको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया है। दोस्तों बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर 8 साल की एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली 8 साल की बच्ची के पढ़ाई के जज्बे को देखकर के हर कोई हैरान है। दरअसल हसनपुर प्रखंड के सिरसिया गांव की रहने वाली सबा परवीन जन्म से पोलियोग्रस्त है। इस कारण उसका एक पैर और एक आंख काम नहीं करता है। इसके बावजूद भी पढ़ने की ललक ऐसी ही कि वे रोजाना अकेले घर से लगभग 1000 मीटर दूर में स्थित स्कूल पैदल जाती है। सबा परवीन जब एक पैर से उछलते हुए स्कूल जाती है तो फिर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। समस्तीपुर जिले की रहने वाली 8 साल की सबा परवीन उछलते हुए स्कूल जाती है तो फिर उसके पीठ पर बैग भी रहता है। उसका इसी साल जुलाई में गांव के प्राथमिक कन्या विद्यालय में एडमिशन हुआ। सबा गरीब परिवार से आती है। परिवार को चलाने के लिए उसके पिता मोहम्मद फयाज दिल्ली में मजदूरी करते हैं। वहीं मां नजराना खातून गांव में खेती में काम करती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के रोहतास में दरिया गांव थाना इलाके में स्थित तारा चंडी कॉलोनी में देर रात कड़ी चावल खाने के बाद एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद आनंद फानन में सभी को सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीमार लोगों में कई महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल है। बताया जाता है कि रात के खाने में परिवार ने कड़ी चावल खाया था, जिसके बाद अचानक सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। आनंद फानन में मोहल्ले के लोगों ने परिवार को सदर अस्पताल सासाराम में पहुंचाया, जहां सासाराम के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि एक ही परिवार के 7 लोगों को सदर अस्पताल सासाराम में लाया गया है और सभी की स्थिति अभी ठीक है। वहीं इस घटना को लेकर के घर के लोगों का कहना है कि रात में पूरे परिवार ने कड़ी चावल खाया था, जिसके बाद परिवार के 7 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान से एक बार फिर से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की पहल की थी। इसको लेकर के उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। जेडीयू नेता अक्सर सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हैं। अब एक बार फिर से जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता दिया है। दरअसल उमेश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने महागठबंधन को एकजुट रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की 40 सीटों पर जिस पार्टी की भी जीत होगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जदयू तैयारी कर रही है।
दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में गोपालगंज में कहा कि बिहार की यदि सड़कें चमक रही है तो फिर वह केंद्र सरकार की देन है। बिहार में खेतों की सिंचाई के लिए जो पैसा आ रहा है वह भी केंद्र की मोदी सरकार की देन है। आयुष्मान भारत कार्ड बिहार में करोड़ों व्यक्तियों के बीच में उपलब्ध कराया गया है, ये किसकी देन है? ये सब कुछ केंद्र की मोदी सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, मोदी सरकार इसको लेकर के तत्पर है। नित्यानंद राय ने दावे के साथ कहा है कि यदि बिहार से महागठबंधन की सरकार समाप्त हो जाती है तो फिर बिहार से मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। आज बिहार में महागठबंधन की सरकार के बनने के साथ ही मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। इंडस्ट्री बंद होने लगी है। यहाँ पर अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। नीतीश तेजस्वी पर नित्यानंद राय ने निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं के साथ गलत काम की घटनाएं बढ़ रही है, आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये सब कुछ बिहार में महागठबंधन के सरकार के बनने के साथ ही आंकड़ा बढ़ने लगा है। यहाँ विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। इसके लिए नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव जवाब देंगे। दोस्तों पटना में लगे एक पोस्टर के कारण लालू परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताजा पोस्टर की चर्चा इसीलिए हो रही है कि इसमें तेजस्वी यादव की पत्नी और लालू परिवार की नई बहू राजश्री यादव दिख रही है। इस पोस्टर के साथ एक कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राजश्री की राजनीति में एंट्री हो रही है? ये कयासबाजी हो रही है। जब पटना की सड़क पर छठ पर्व की बधाई देते हुए पोस्टर लगाया गया है, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव की तस्वीर लगी है। पोस्टर लगाने वालों का कहना है कि जैसे राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, वैसे ही एक दिन राजश्री यादव बिहार की जनता की सेवा करेगी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री की तस्वीर वाले पोस्टर में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव को जगह दी ही नहीं गई है। जब पोस्टर के नीचे सरकार लिखा गया है। जहाँ ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू राजश्री यादव की पोस्टर पटना की सड़कों पर पहली बार लगाई गई हो। इससे पहले भी रामनवमी पर्व के दौरान भी आरजेडी नेता अनिल सम्राट ने तेजस्वी और राजश्री का पोस्टर लगाया था। इस दौरान भी राजश्री की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर के खूब चर्चा हुई थी। दोस्तों बात करेंगे कि इस साल धनतेरस के 2 दिनों में देश भर में लोगों ने 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की है। इसमें ज्वेलरी का व्यापार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हुआ है। बाकी 20,000 करोड़ रुपए की बिक्री ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर एवं कंप्यूटर से संबंधित सामान, फर्नीचर, साज सज्जा के सामान, बर्तन, मोबाइल आदि की हुई है। सोमवार को दीपावली, 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैया दूज होने के कारण इन दिनों में भी अच्छी खासी बिक्री होने की उम्मीद है। आमतौर पर कंज्यूमर गुड्स की 35 से 40% बिक्री त्योहारों में ही होती है, लेकिन 2020 और 2021 कोरोना के समय में बीतने के बाद इस साल लोग पहली बार खुल करके त्यौहार मना रहे हैं। दोस्तों बिहार में डेंगू के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर इस बीमारी के मरीज नहीं हो। इसी कड़ी में अब बिहार में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर के विपक्षी दलों द्वारा जोरदार हमला बोला जा रहा है। भाजपा सांसद ने बिहार में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और नगर परिषद प्रशासन पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया है और कहा है कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में स्वास्थ्य महकमा की लचर व्यवस्था के कारण डेंगू अपने पांव पसार रहे हैं। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया है कि बिहार में आज हर दिन डेंगू के मामले में इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद भी सभी प्रशासनिक पदाधिकारी अपने कामों में लापरवाही बरत रहे हैं। सरकारी उदासीनता और लापरवाही के कारण जल जमाव और कूड़े कचरे के लगे ढेर हर जगह लगा हुआ है। सांसद ने लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बेपरवाह बने प्रशासन के कारण ही हर मोहल्ले गली में डेंगू का बीमारी फैलती जा रही है। सांसद ने कहा है कि डेंगू के डंक से हर तबका परेशान है। पीएमसीएच में जो भी डेंगू वार्ड बनाए गए हैं उसमें भी लापरवाही हो रही है। नगर प्रशासन की ओर से फॉगिंग भी नहीं कराई जा रही है। फॉगिंग के नाम पर औपचारिकताएं की जा रही है। जगह जगह पर एंटी लार्वा का छिड़काव करना था, उसमें भी उदासीनता बढ़ती जा रही है। यह सब कुछ स्वास्थ्य मंत्री के जिम्मे होनी चाहिए। दोस्तों बात करेंगे कि रोजगार बिहार में चुनावी मुद्दा बन चुका है। बिहार की राजनीति रोजगार के इर्द गिर्द घूमती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, तो जवाब में महागठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। रोजगार देने को लेकर के एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। बिहार में सबसे अधिक आबादी
युवाओं की है और युवाओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। नियुक्ति पत्र विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 19 यानी कि एनडीए 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यू टर्न लिया और महागठबंधन का हिस्सा हो गए। जहां महागठबंधन में जाते ही नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। नीतीश सरकार की ओर से छिटपुट रोजगार युवाओं को दिए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन में हुई थी, उन्हें फिर से दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि जब उनकी सरकार थी तब 2.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका था और उसे ही तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि में शामिल कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि 4 दिवसीय छठ पर्व को लेकर के पटना शहर के पार्कों में साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। पटना शहर के 28 पार्कों में छठ पर्व प्रवृत्तियों के लिए अधर देने की व्यवस्था की गई है। पटना के कंकरबाग इलाके के विभिन्न पार्कों में रविवार को भी तालाब की नियमित सफाई की गई। तालाब को साफ करके उसमें फिलहाल पानी नहीं भराया गया है। पार्क प्रशासन ने बताया है कि छठ पर्व से पहले एक बार और तालाब की सफाई की जाएगी। इसके बाद तालाब में पानी भरने के बाद उसमें गंगा जल मिलाया जाएगा। इस बार शहर के 28 पार्कों में छठ व्रतियों के लिए अधर देने की व्यवस्था की जाएगी। यह पार्कों में बने अस्थायी तालाबों में हजारों की संख्या में इलाके के लोग अधर देने के लिए जुटे हैं। लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए पार्क प्रशासन के द्वारा ही स्थानीय कमेटी भी पार्क में जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने जन सुराज पदयात्रा में चल रहे नीतीश कुमार के पब्लिसिटी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पैदल चलने से पब्लिसिटी मिल रही है तो फिर नीतीश कुमार भी पैदल चले तथा पब्लिसिटी बटोरे, इसी बहाने लोगों का कुछ भला हो जाएगा। प्रशांत किशोर इस समय जन सुराज पदयात्रा पर हैं तथा इसके 21वें दिन उन्होंने ये बयान दिया है। वहीं इसके साथ ही पदयात्रा का अपना अनुभव शेयर करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि विकास के जो तथाकथित दावे हैं उससे जमीनी हकीकत एकदम बिल्कुल अलग है। आपको बता दूं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा है कि उस आदमी का नाम काहे लेते हो जी, आप कृपया करके मुझसे उसके बारे में मत पूछिए। उसकी इच्छा है रोज बोलना और रोज बोलते रहता है, या उसको ठीक से जानते हैं, यही बोलते रहता है अपने पब्लिसिटी के लिए। ये सब आप जानते ही हैं, बोलते रहने दीजिए उनको, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों को। दोस्तों बात करेंगे कि राजधानी पटना के आसियाना नगर की रहने वाली 16 वर्षीय याशिता का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई में चयन हुआ है, जहां वे गोवा में 1 नवंबर से शुरू होने वाले विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी में खेलेंगी। यह साल 2016 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म दंगल जैसे ही याशिता की कहानी है। याशिता पटना की एक निजी स्कूल की 10वीं क्लास में की छात्रा है। याशिता को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी। उसके पिता ही कोच है, जिन्होंने अपनी बेटी को ट्रेनिंग देकर के इस मुकाम तक पहुंचाया है। याशिता ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में अपनी इस सफलता के पीछे की कहानी भी बताई है। याशिता के पटना से बीसीसीआई तक के सफर की कहानी जानकर कि आप दंग रह जाएंगे। याशिता को क्रिकेट में शिक्षा देने वाला कोई पेशेवर कोच नहीं बल्कि उसके पिता शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र सिंह ने अपनी बेटी को स्कूली शिक्षा दिलवाने के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस पर भी जोर दी है। यही कारण है कि याशिता ने लगभग 50 से ज्यादा बोर्ड मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल जुलाई में हुई सीरीज में याशिता ने 6 मैच खेली, जिसमें सभी में बढ़िया खेलते हुए 222 रन बनाए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 दिन से एक महिला लापता है और फिर अब तक उसका सुराग नहीं मिला है। इसके बाद परिवार में बेचैनी समा गई। रविवार को नगर थाना पहुंच करके परिवार वालों ने बताया है कि नगर थाना क्षेत्र के 3 नंबर बस स्टैंड के पास एक महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ लापता हो गई है, जिसके बाद पीड़ित पति रोहताना क्षेत्र के भट्ट गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम नगर थाना को आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। थाना को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि बीते गुरुवार को मेरी 23 वर्षीय पत्नी सहानी खातून अपना इलाज कराने 1 साल के पुत्र अबू तालिम को लेकर के नवादा सदर अस्पताल आई थी, जिसके बाद वे घर वापस नहीं लौटी। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी कहीं भी कोई पता नहीं चला। थक हार करके पति पुलिस को आवेदन देकर के ढूंढने की गुहार लगाई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में दीपावली के मौके पर जमकर के आतिशबाजी हो रही है। इसके कारण बिहार में प्रदूषण का स्तर खराब हो गया है। चाहे बात राजधानी पटना की करें, बेगूसराय की या फिर सहरसा की करें, इन शहरों में आज
25 अक्टूबर 2022 को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है, जहां आज AQI सबसे ज्यादा यानी कि 289 रहा। यह आंकड़ा खराब स्तर को दर्शाता है। प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर पटना का दानापुर, जहां AQI 258 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सहरसा में भी हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और सुबह 9 बजे AQI 209 पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार के जमुई में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। मृतक की मायके वालों ने उसके सास, ससुर और फिर देवर सहित ससुराल के अन्य लोगों पर दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब पुलिस सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के रामाटांड गाँव का है। जब बताया जाता है कि झारखंड के दुमका निवासी मारुति देवी की शादी 2020 में जमुई जिले के चंद्रडीह थाना के अंतर्गत रामाटांग गांव निवासी धीरज पासवान के बेटे मनोज पासवान के साथ हुई थी। मनोज बेंगलुरु में मजदूरी करता था। पुलिस को शक है कि महिला की पहले गला दबा करके हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके शव को छिपाने के लिए बहियार में फेंक दिया गया। जब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में सब्जियों का दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये हो गया है कि फल भी सब्जियां से सस्ता है। या सब्जियों के महंगे होने से आम गृहिणी का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले दिनों बारिश और आंधी के चलते सब्जियों के फूल गिर गए। इसके चलते कीमतों में उछाल आया। जी हाँ, व्यापारियों का कहना है कि टिंडे, फूलगोभी, गिलकी, नींबू और शिमला मिर्च के दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं। सब्जियों के दाम 2 गुने से 3 गुने हो गए हैं। बीते साल से इस समय सब्जियों के दाम 2 गुने से भी ज़्यादा है। जी हाँ, जिससे हर घर का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि अधिकांश फलों के दाम सब्जियों से कम है, जिसमें सेब, केला, पपीता, नाशपाती शामिल है। जबकि टिंडे, फूलगोभी, गिलकी, नींबू और शिमला मिर्च के दाम 100 के पार के हो गया है। व्यापार करने वाले अशोक अग्रवाल का कहना है कि इस बार सब्जी सही समय पर नहीं आई है। जब पहले हुई बारिश और आंधी के चलते सब्जियों के फूल नीचे गिर गए, जिनमें फसल में देरी हो गई। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि सेब के दाम भी बीते साल काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इस बार कश्मीर और फिर हिमाचल में अच्छी फसल हुई, जिसके चलते दाम कम है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।